हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्जाम अब नजदीक आ रहा है, जिसके अंदर मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसके हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छे तरह से लड़ते हैं। मन ये कहा जाए कि बिल्कुल समझिए कि इसी में से आने वाला है। और इतना ही नहीं, हम लोग इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर इस तरीके से करते करते पूरे चैप्टर की यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ पर टॉपिक पार्ट 2 लेकर आया हूं, यानी कि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 सॉल्यूशन चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग टोटल 60 वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, 60 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और इस का ये पार्ट 2 है, यानी कि हम लोग 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आजकल इसी से आ रहे हैं, सॉल्यूशन चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 21, जो कह रहा है कि हेनरी के नियम के अनुसार होता है। यानी यहां पे जो क्वेश्चंस दिया गया है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हेनरी का नियम के अनुसार क्या होता है। हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, तो चलिए समझते हैं कि हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है। तो हेनरी ने कहा था कि अगर कोई भी गैस किसी बिलियन में है, उस गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उस गैस के मोल भिन्न के समानुपातिक होता है। यानी कि अगर मैं गैस का आंशिक दाब लूं तो आंशिक दाब जो होता है उसके उसी गैस के मोल भिन्न के समानुपातिक होता है। यानी किसी गैस का अगर दाब को मैं P एज्यूम कर लूं तो उस गैस का मोल भिन्न 100 होता है। तो यहां से हमारा बना कि गैस का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपातिक है। तो आपको पता है कि जैसे ही समानुपातिक आप हटाते हो तो उसके जगह पे बराबर लिखते हो, यानी कि P इज इक्वल टू, और आपको एक स्थिरांक देना होता है K। और K किसके लिए, तो हेनरी के लिए KH, और यहां से आपका बन जाता है X गैस। यानी ये होता है हेनरी का नियम, P इज इक्वल टू KH X। तो चलते देखते हैं ऑप्शन में कहा मौजूद है। ऑप्शन में बेटा P इज इक्वल टू KH X, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे देख लेते हैं। तो आगे कह रहा है कि X गैस बराबर P KH। तो इसी सूत्र से इसको आगे बनाया गया है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करके दिखाऊं तो P इज इक्वल टू KH X गैस, तो बताइए X गैस इज इक्वल टू P बटा KH होगा कि नहीं। जस्ट यही X गैस को यहीं पर रख दिया गया, P KH को यहां पर नीचे ला दिया गया। तो यहां से X गैस बराबर P बटा KH भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में भी आपको वही चीज दिखाई दे रहा है, यानी कि A आंसर तो है ही, साथ ही साथ हमारा B आंसर भी है। अतः यहां पर C ऑप्शन दिया है दोनों का दोनों, यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा C। यानी हेनरी के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार तो सूत्र वही होता है P इज इक्वल टू KH X गैस, लेकिन इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके दूसरा ऑप्शन भी डाल दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन C सही होता है दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब बिलियन में गैस के मोल भिन्न के होता है। अभी तो हमने देखा बेटा कि गैस का जो मोल भिन्न है वो आंशिक दाब के क्या था, समानुपातिक था। यही अभी हमने पढ़ा हेनरी के नियम के अनुसार कि किसी गैस का आंशिक दाब जो था उसके मोल भिन्न के क्या था, समानुपातिक था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है समानुपातिक, विलोमानुपातिक। तो अभी तो हमने देखा कि क्या था, समानुपातिक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि
एक अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में, यानी विलायक और विलेय इन दोनों को मिलाने से हमारा बनता है विलयन। विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, ये होता है हमारा विलयन। कह रहा है कि विलेय जो है हमारा वो क्या है? अवाष्पशील। अवाष्पशील किसे कहेंगे बेटा? तो वाष्पशील का मतलब जो वाष्प में परिवर्तित हो जाए, अ का मतलब नहीं, यानी जो वाष्प में परिवर्तित न होता हो, यानी अवाष्पशील विलेय जो है वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। और वाष्पशील विलायक है, यानी जो विलायक है वो वाष्पशील है, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में घोलने पर क्वथनांक में होता है। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको दिमाग में ये बातें आती होंगी कि एक हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे। अणुसंख्य गुणधर्म क्या था? कि कहता था कि वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात जो थी वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता था, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता था। अब बताइए कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला जो अणुसंख्य गुणधर्म था वो कितना था? पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, हिमांक में अवनमन। तीसरा, क्वथनांक में उन्नयन उन्नयन। और चौथा था हमारा परासरण दाब। ये चार अणुसंख्य गुणधर्म है जो कि अणुओं की संख्या पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। कह रहा है क्वथनांक में क्या होगा? अब आपको पता है वाष्पशील विलायक है, उसके अंदर अवाष्पशील डालिएगा, इसका मतलब है कि उसका क्वथनांक ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। जो विलयन 40 डिग्री सेल्सियस पर उबल सकती थी, अगर उसमें अवाष्पशील विलेय डाल दिया जाए तो अब वो 40 डिग्री पर नहीं उबलेगा, वो अब 50 डिग्री सी पर उबलेगा। इसका मतलब उसका क्वथनांक बढ़ गया है। अगर क्वथनांक बढ़ जाता है तो इसके अंदर ऑप्शन सी है कि उसका क्वथनांक क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ताप बढ़ाने पर गैस की, H2 गैस की जल में विलयता। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि गैस और ताप में क्या संबंध है। गैस और ताप में क्या संबंध है? तो जब भी आप ताप बढ़ाते हो, जब भी ताप बढ़ाते हो तो ये बात मानकर चलनी है कि गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसके अंदर गैस के कण तेज गति से गमन करने लगते हैं। और आपको पता है कि हमें जल के अंदर या किसी पानी के अंदर गैस को घोलना है, तो अगर हमने ताप बढ़ा दिया तो जल तो खुद वाष्पित होने लगता है। तो अब बताइए किसी गैस को डालिएगा तो वो गैस जल में घुलेगा कि घुलकर बाहर निकल के भाग जाएगा? तो बाहर निकल के भागना स्टार्ट कर जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाइएगा, कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई भी गैस हो, उस गैस की जल में विलेयता क्या होने लगती है? घटने लगती है। तो देख लेंगे ऑप्शन कहां है? ऑप्शन है बी, घटती है, घटने लगती है। चलिए तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। कोई भी शुद्ध जल, प्योर जल अगर आप ले लेते हो तो उसकी अगर आप मोलरता निकालते हो 1 लीटर में, मोलरता का परिभाषा भी होता है कि 1 लीटर किसी भी विलयन के आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर पे जब निकालते हो तो उसकी मोलरता निकल के आती है बउआ 55.5, 55.5 मोलरता निकल के आती है हमारे शुद्ध विलयन की मोलरता। किसी भी शुद्ध जल की मोलरता हमारी कितने निकल के आती है? 55.5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ताप बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, ये समझना है। अब हुआ वाष्प, तो हमें तो पता है कि सर कोई भी द्रव ले लीजिएगा और उस द्रव को गर्म कीजिएगा, यानी कि ताप दीजिएगा, तो वो द्रव जो होगा वाष्पित होने लगेगा। वो द्रव क्या होने लगेगा? वाष्पित होने लगेगा। तो जैसे जैसे वाष्पित होगा मतलब वाष्प के कण बढ़ने लगेंगे, वाष्प के कण बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा वाष्प के कण होंगे उतना ही तो द्रव के सतह पर आके टकराएंगे। तो जितना आके टकराएंगे उतना अधिक क्या लगाएगा? दाब लगाएगा।
यानी जितना ज्यादा आप ताप बढ़ाइएगा कोई द्रव उतना ही ज्यादा वाष्पित होगा, तो वाष्प के कण उतने ही द्रव के सतह पर आकर दाब लगाएंगे, यानी दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन दिया है कि ताप बढ़ाने से किसी द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, बउआ हमेशा सदैव बढ़ता है, इंक्रीज करेगा, हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि वाष्प की संख्या बढ़ेगी। अगर वाष्प की संख्या बढ़ेगी तो नो डाउट उनसे लगने वाला दाब भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। जब आप लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ा होगा तो राउल्ट के नियम के बाद आपको कुछ विलयन दिखाई देंगे, जैसे में एक आदर्श विलयन दिखाई दिया होगा और दूसरा अनादर्श विलयन दिखाई दिया होगा। आदर्श विलयन हम किसे कहते हैं, तो कहता है कि आदर्श विलयन वो होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। राउल्ट ने जो जो बोला वो विलयन अगर उस चीज का पालन करता है तो हम कह देते हैं कि वो हमारा राउल्ट का नियम है। और अनादर्श क्या हो गया, तो एक आदर्श है तो दूसरा अनादर्श है, मतलब एक पालन करने वाला है तो दूसरा पालन नहीं करेगा। तो अनादर्श विलयन ही जब पढ़िएगा तब वो दो तरह से दिखाई देगा, वो आपको दो तरह से दिखाई देगा। अनादर्श विलयन जब पढ़िएगा तो दो तरीके से, पहला कि जब वो धनात्मक विचलन दिखाएगा और दूसरा जब वो ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। धनात्मक कब दिखाएगा, धनात्मक कहने का मतलब कि उसका वाष्प दाब ज्यादा बने, वाष्प दाब ज्यादा बने, और दूसरा ऋणात्मक कब दिखाएगा, जब उसका वाष्प दाब कम बने। जब आप लोग वाष्प दाब टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो कहता है कि वाष्प दाब जो होता है वो विलोमानुपातिक होता है किसके, 1/, आकर्षण बल के, यानी आकर्षण बल के विलोमानुपातिक होता है। यानी जितना आकर्षण बल कम उतना वाष्प दाब ज्यादा, और जितना आकर्षण बल ज्यादा वाष्प दाब उतना कम। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है धनात्मक, क्वेश्चन में दिया है धनात्मक, इसका मतलब है कि वाष्प दाब क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर कहीं ऋणात्मक पूछ दे तो ऋणात्मक के लिए वाष्प दाब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, अब आपने एक पॉइंट को ये नोट करके रखना है कि वाष्प दाब जो होता है विलोमानुपाती होता है आकर्षण बल के, यानी उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो अब हम देखेंगे, एगो जल है दूसरा एथेनॉल है, एक जल है दूसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड है, एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है। मतलब ये दोनों से मिलने के बाद आकर्षण बल अगर कम तो उसका धनात्मक होगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जल और HNO3 में हाइड्रोजन बंध बनता है और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और सबसे ताकतवर बंध एक तरह से कहा जाता है तो वैद्युत आकर्षण बल के बाद हाइड्रोजन बंध का ही स्थान आता है। मतलब आकर्षण बल अगर ज्यादा हो गया तो वाष्प दाब क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। लेकिन बात कर रहा है कि धनात्मक होना चाहिए, यानी उसका वाष्प दाब क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो हमारे नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब जल प्लस एथेनॉल यही है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, जब दोनों मिलते हैं तो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड विकर्षित हो जाता है जिसके वजह से इनका वाष्प दाब ज्यादा बनता है। इसीलिए ये क्या दिखाते हैं, धनात्मक दिखाते हैं। आई बात समझ में बेटा। कौन सा युग्म राउल्ट के नियम का धनात्मक, तो धनात्मक वही होगा जिसके अंदर आकर्षण बल कम होगा। तो याद रखिएगा एसीटोन क्लोरोफॉर्म धनात्मक नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, ऋणात्मक दिखाएंगे, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड शामिल है। वैसे ही जल और HNO3 भी धनात्मक नहीं दिखाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इनका आकर्षण बल मजबूत हो जाएगा। तो ये भी क्या दिखाएगा, ऋणात्मक दिखाएगा। धनात्मक दिखाने के लिए केवल और केवल एक है, जल प्लस एथेनॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक अवाष्पशील को वाष्पशील में घोला जाता है तो हिमांक में होता है।
हिमांक का मतलब होता है वो ताप जिसपे कोई पदार्थ जमना स्टार्ट हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं पानी, पानी हमारा एक पदार्थ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी हमारा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? जमना स्टार्ट हो जाएगा, बर्फ में तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा। कहता है कि जब कोई दूसरी पदार्थ मिला दी जाए, यानी कोई और पदार्थ मिला दी जाए जल के अंदर, तो क्या जल अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा? नहीं बउआ, यही तो अणुसंख्य के गुणधर्म है कि जब विलय कोई ठोस मिला दिया जाता है तो उस विलयन का हिमांक और कम हो जाता है। अगर सिंपल हम जल लेते तो नो डाउट फ्रिज के अंदर अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता तो वह जम जाता, लेकिन जैसे ही अगर जल के अंदर हम नमक डाल दे या कोई और विद्युत अपघटे डाल दे, अब उसको फ्रिज के अंदर रख देंगे, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कभी नहीं जमेगा, वो या तो -6 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस पे जमेगा। तो आप अब बताओ कि 0 डिग्री और -6 डिग्री बढ़ा कि घट गया? समझ में आ रहा होगा बेटा कि 0 से नीचे चला गया है, घट जाता है। यानी कि जब भी अवाष्पशील विलयन को वाष्पशील में घोलिएगा तो याद रखिए उसका हिमांक में क्या आ जाता है? कमी आ जाता है, घट जाता है, घटता है। आई बात समझ में? तो चलिए यहां तक हमने देखा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा युग्म अनादर्श विलयन, देख लीजिए आ गया फिर वही क्वेश्चन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब आप समझ चुके होंगे कि ऋणात्मक का मतलब है कि उसका आकर्षण बल ज्यादा होना चाहिए। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तो देखिए अभी जल प्लस एथेनॉल हमने देखा था, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। एसीटोन प्लस एथेनॉल जस्ट वही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। अब ये दो ज्यादा ज्यादा बनाने लगेंगे वाष्प दाब, हमें तो कम देखना है, हमें तो ऋणात्मक ढूंढना है। ऋणात्मक का मतलब कि कम वाष्प दाब बने, तो ये है हमारे जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टोलुइन, ये दोनों के दोनों हमारे राइट आंसर है। यानी कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म को जब एक साथ मिलाइएगा तो इनके अंदर भी एक आकर्षण बल मजबूत बन जाएगा, और टॉलुइन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलाइएगा पर भी उसके अंदर एक अलग बॉन्ड बनने लगता है, जिसके वजह से ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनादर्श विलयन का गुण होता है, अभी तो मैंने बताया आदर्श और अनादर्श, जो राउल्ट के नियम का पालन करे उसे आदर्श कहेंगे, और जो राउल्ट के नियम का पालन न करे उसे अनादर्श कहेंगे। अब राउल्ट का नियम होता क्या है? तो कहता है कि राउल्ट के नियम के अनुसार आयतन हमेशा निश्चित होना चाहिए। आयतन का मतलब वॉल्यूम हमेशा निश्चित, मतलब 0 के बराबर होना चाहिए। जब कोई बिलियन मिलाए के बनाइएगा, जब कोई दो बिले और बिलाए को फेंट कर बिलियन बनाइएगा तो उसका एंथैल्पी समान होना चाहिए। एंथैल्पी का मतलब H, वो भी आपका समान होना चाहिए। चूंकि ऐसा होता नहीं है, कभी भी बिले और बिलाए को मिलाइएगा तो या तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा नहीं तो टेम्परेचर घट जाएगा, यही दो होता है, या तो उसमें छेपी हो जाएगा नहीं तो उसमें सोपसी हो जाएगा, अन्यथा कभी भी वो 0 के बराबर नहीं होता। तो राउल्ट का नियम वो होता है कि उसकी आयतन न बढ़े ना घटे और एंथैल्पी बढ़े ना घटे, हमेशा 0 के बराबर हो। मतलब ये तो राउल्ट का नियम है ना, तो राउल्ट का नियम जो माने उसे हम क्या बोलेंगे? आदर्श बोलेंगे। लेकिन हमने तो क्वेश्चन पूछा है अनादर्श, हमने तो क्वेश्चन पूछा है अनादर्श, मतलब वो मानेगा नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे H मिश्रण बराबर 0, ये तो आदर्श हो गया। राउल्ट का नियम का पालन करता हो, आदर्श हो गया। तो भी मिश्रण नॉट इक्वल टू 0, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि उसका आयतन क्या कर गया है? बदल गया है। चलिए तो बढ़ते हैं हम फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा अणुसंख्य गुण धर्म है? कह रहा निम्न में कौन सा अणुसंख्य गुण धर्म नहीं है? बाकी सब अणुसंख्य गुण धर्म होने चाहिए और एक अणुसंख्य गुण धर्म नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने बताया बुआ, हिमांक में अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म है, क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्य गुणधर्म है, और चौथा होता है आपका परासरण दाब। ये 4 गो जो होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। पूछा है कि कौन नहीं है, तो प्रकाशिकीय क्रियाशील नहीं है, ये है हमारा राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं? पानी में डुबकी लगाकर नीचे से मोती निकालने वाले को गोताखोर कहा जाता है। तो गोताखोर जो होते हैं अपने ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाकर लेके जाते हैं। हीलियम गैस इसलिए मिलाते हैं ताकि उसके ब्लड में, जो गोताखोर हो उनके ब्लड में नाइट्रोजन गैस ज्यादा ना जमे, इसलिए वो क्या मिलाते हैं? हीलियम मिलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। तनु का मतलब पानी का ज्यादा होना, तो पानी का ज्यादा होना, और क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है बीले का मिलना। जितना ज्यादा आप बीले मिलाते जाइएगा उसका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। तो बीले का यानी H2O में और बीले मिलने का मतलब होता है उसकी सांद्रण का बढ़ जाना, उसकी सांद्रण का बढ़ जाना। तो सांद्रण बढ़ना का मतलब क्या हुआ? समानुपातिक, समानुपातिक, यानी कि जब भी हम क्वथनांक में करेंगे तो सांद्रण के क्या रहेगा? समानुपातिक रहेगा। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है सांद्रण के समानुपातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.1 m बिलियनों में किसका सबसे अधिक क्वथनांक में उन्नयन होता है? ये बहुत पेटेंट क्वेश्चन है बउआ, इसको ध्यान से समझेंगे। जब भी क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, या फिर अपेक्षिक अवनमन, या फिर परासरण दाब, किसी भी चीज की बात करें ना तो हमें एक चीज याद रखना है, वेंट हाफ गुणांक। ये चीज याद रखना है। कहता है कि जिसका वेंट हाफ गुणांक ज्यादा होगा उसका अणुसंख्य गुणधर्म ज्यादा होगा। जिसका वेंट ऑफ गुणांक ज्यादा होगा और संख्य गुण धर्म उसका ज्यादा होगा। और वेंट हाफ गुणांक को आई से डिनोट किया जाता है, तो बस आई देखना है। और आई पता कैसे चलता है? तो आई पता चलता है कि जो पदार्थ लिया गया है अगर उसको जल में हम डालेंगे तो जल में डालेंगे तो उसके आयनों की संख्या, उसके आयनों की संख्या को कहा जाता है वेंट हाफ गुणांक। जैसे अगर मैं बात करूं यूरिया, तो यूरिया को बउआ अगर पानी में डालोगे तो ये कभी भी डिसोसिएट वियोजन नहीं होगा, मतलब इसके अंदर आयन की संख्या हमेशा कितनी रहेगी? एक रहेगी। अगर मैं बात करूं MgCl, तो Mg पर आएगा 2+ और 2 Cl माइनस, मतलब एगो हैजा से और 2 हैजा से, टोटल कितना आया? 3 आया। और AlCl3 की बात करें तो Al3+ और 3Cl माइनस, मतलब एगो ये और 3 गो ये, टोटल कितना हुआ? 4 हुआ। अगर NaCl की बात करूं तो Na+Cl माइनस, तो एगो ये और एगो ये, कितना आयन हुआ? 2 गो। तो कहता है कि वेंट हाफ गुणांक जितना ज्यादा उसका अणुसंख्य गुणधर्म उतना ज्यादा। तो वेंट हाफ गुणांक आई का वैल्यू 4 किस में आ रहा है? AlCl3 में आ रहा है, मतलब AlCl3 की क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। स्थिर संगठन मतलब दोनों को अगर मिला के उबालने लगी, जैसे मान लीजिए मैंने लिया जल प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल, जल उबलता है 100 डिग्री पर, अल्कोहल उबलता है 76 डिग्री पर। जब दोनों को फेंट कर मैं यहां से उबालने लगूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्कोहल तो उबलेगा लेकिन साथ साथ जल भी उबलने लगेगा। जब दोनों एक साथ उबलने लगे उसे कहा जाता है स्थिर, यानी उनका ताप क्या हो चुका है? स्थिर हो चुका है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, उसका नाम क्या हो जाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो देखिए बी नंबर हमारा ऑप्शन है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन राउल्ट का नियम है? तो राउल्ट का नियम था बउआ द्रव द्रव के लिए, यानी दो बीले भी आपका क्या होगा? द्रव होगा, और विलायक भी आपका क्या होगा? द्रव होगा। ये दोनों के दोनों द्रव होंगे, और दोनों अगर द्रव हैं ताप बढ़ाइएगा तो वाष्प बनेंगे। तो कहता क्या है कि कोई भी विलेय हो, अवयव हो, उसका वाष्प दाब जो होगा समानुपातिक होगा उसी अवयव के मोल भिन्न के। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक अवयव लिया Pa, तो Pa जो होगा XA के क्या होगा? समानुपातिक होगा। और समानुपातिक का जब साइन हटाइएगा बराबर लिखिएगा तो यहाँ आएगा P0 XA। तो अब देख लेना है Pa बराबर P0 XA कहाँ है? अगर ये A नहीं होगा तो क्या लिखा होगा? P बराबर P0 X लिखा होगा। तो ये है आपका राइट आंसर A, P इज इक्वल टू P0 X।
यानी कि राउल्ट का नियम है दाब और दाब स्थिरांक मोल भिन्न। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बिलियन का परासरण दाब दूसरे बिलियन से अधिक है तो बिलियन है। एक बिलियन का परासरण दाब, जब परासरण दाब की बात की जाती है बउआ, अगर 2 बिलियन के हिसाब से ये दो अलग अलग बिलियन है और इन दोनों बिलियन का परासरण दाब पाई 1 और पाई 2 में मान लूं, तो अगर पाई 1 यानी परासरण दाब बराबर हो जाए पाई 2 का, तो इसे कहते हैं समपरासरी। अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, तो ये पाई 1 को बोलेंगे अति परासरी। अगर पाई 1 लेस देन पाई 2 यानी पाई 1 कम हो जाए, तो इस पाई 1 को बोलेंगे अल्प परासरी। अल्प परासरी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक बिलियन का परासरण दाब दूसरे बिलियन से अधिक है, मतलब इसका परासरण दाब इससे अधिक है, तो यह बिलियन है। यह बिलियन क्या कहलाएगा? अति परासरणी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म वो गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं, अभी मैंने बताया था बउआ, कणों की संख्या पे, अणुओं की संख्या पर। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है अणु संख्य, अणुओं की संख्या, तो यहां से कणों की संख्या पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण परासरण दाब को परिभाषित करता है? परासरण दाब बराबर होता है बउआ पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो देखो पी जो लिखा गया है उसको आप प्रेशर मत समझिएगा, इसको आप पाई बराबर, ये गलती टाइप हो गया है, पाई बराबर, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो देख लीजिए पाई इज इक्वल टू सी आर टी कहाँ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यही परासरण दाब है। परासरण दाब बराबर होता है सांद्रता गुने ये आदर्श मोल स्थिरांक और टी। साफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, परासरण के द्वारा अर्ध परागम्य झिल्ली से गुजरता है। परासरण एक प्रक्रिया है जिसके अंदर उच्च से निम्न की तरफ बहाव होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ बहाव होता है, तो उसमें एक अर्ध परागम्य झिल्ली होती है जिससे केवल और केवल विलायक के कण पास करते हैं, विलायक के कण पास करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो विलायक का कण देख लीजिए कहां पर है, तो आपका बी नंबर है विलायक के कण। यानी परासरण दाब में जब भी होगा आपकी अर्ध परागम्य झिल्ली से केवल और केवल विलायक के कण निकलेंगे और कोई कण बाहर नहीं निकलेगा। तो यहां तक था हमारा पार्ट 2 का। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इसके पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा जो आपके बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और यहां से 100% क्वेश्चंस आपके बोर्ड में लड़ते हैं। तो मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।